हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अजरुद्दीन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजरुद्दीन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वर्णमाला पर। आइए देखते हैं। तो वर्णमाला जैसा कि नाम है, वर्ण और माला यानी वर्णों की माला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है, तो उस व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि फूलों की माला का क्रम होता है, ऐसे ही वर्णों का क्रम होता है, इसी को हम कहेंगे वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? आपका वर्णमाला कहलाता है। अब आइए वर्णमाला में कुल वर्ण देखते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें अलग अलग वर्ण होते हैं। जिसमें स्वर कितने हैं आपके? 11 स्वर हैं, व्यंजन 33 हैं, और संयुक्त व्यंजन है 4, और उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन का ही दूसरा नाम है द्विगुण व्यंजन। तो इनकी संख्या होती है 2। और अयोगवाय कितने हैं? 2। अयोगवाय में कौन से आते हैं आपके? अंग और आ। तो अयोगवाय व्यंजन हो गए आपके अंग और हा। इसके बाद आते हैं आपके अक्षर। अक्षर होते हैं आपके 3, स्वर होते हैं, व्यंजन और अयोगवाय। पहले स्वरों को देखते हैं। स्वर क्या कहलाते हैं? स्वर वो ध्वनियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। इनको बोलने में किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारे स्वर होते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और आ। तो ये आपके सारे स्वर होते हैं। इनको बोलने में ना तो व्यंजन चाहिए और ना और कुछ चाहिए। तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? आपकी स्वर कहलाती हैं। आइए आगे देखते हैं दूसरा वाला, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी ऐसी ध्वनियां जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कोई वर्ण लिखेंगे हम का, तो ये का स्वर के साथ बोला गया है। कैसे? आधा का प्लस आ, का। जैसे खा, खा किससे मिलकर बना है? आधा खा और आ। तो इन जितने भी ये व्यंजन होते हैं, तो इन व्यंजनों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है। इस प्रकार व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, या फिर ऐसी ध्वनियां जिन्हें बोलने में स्वर साथ में हो, उनको बोलते हैं व्यंजन। तो हर एक व्यंजन के साथ स्वर हमेशा साथ में रहेगा, क्योंकि स्वर से मिलकर ही व्यंजन बनता है। आगे देखते हैं अयोगवाय। अयोगवाय क्या कहलाता है? तो अयोगवाय ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ना स्वर और ना व्यंजन। तो इनको बोला जाता है अयोगवाय। ये किसी योग के नहीं है। तो ये अयोगवाय में अंग और हा। अब आते हैं, बात करते हैं स्वरों की। तो स्वर कितने होते हैं? आइए देखें। स्वर कितने होते हैं आपके? स्वर होते हैं 11। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो औ तक कुल मिला के आपके स्वर कितने हो गए? 11 स्वर। तो स्वरों की संख्या होती है कुल मिला के कितनी? 11। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी। तो अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10, जिसमें से आप इस री को हटा दिया जाता है। इस री पे एक वीडियो अलग बनाएंगे, उसमें सारे री के कॉन्सेप्ट समझाएंगे। कहाँ री आता है, कहाँ री आता है, कहाँ रेफ वाला आता है, कहाँ नीचे वाला आता है। तो ये सारे अगली वीडियो में आपको पूरे क्लियर करा दूंगा मैं। अभी देखिए आगे। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के होते हैं 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब छोटा या कम। मूल स्वर इन्हीं को बोलते हैं, या इन्हीं को लघु स्वर बोला जाता है। इनकी संख्या होती है 3। कौन कौन से होते हैं? आ, ई और उ। तो ये 3 होते हैं आपके ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। इनसे क्वेश्चन आता है कि ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं, या फिर ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। कभी कभी ह्रस्व स्वरों की संख्या भी पूछ ली जाती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है आपकी 3। कभी इनकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है कि ह्रस्व स्वर कहते क्या हैं। तो ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे
इनके उच्चारण में कम समय लगता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, इन्हीं को बोलते हैं गुरु स्वर या संधि स्वर। तो इन स्वरों की संख्या होती है 7। ये कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर कहलाते क्या है? तो दीर्घ स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे या फिर ह्रस्व स्वर से बोल सकते हैं दुगना समय लगे, तो उनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जितने भी बड़ा वाले होते हैं, बड़ा आ की मात्रा वाले होते हैं, वो सारे दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे बड़ा आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, इनकी संख्या होती है 7। अब इसमें भी कुछ टाइप है, 2 टाइप के या फिर 2 प्रकार में बांटा गया है। तो पहले कौन से हैं? सजातीय स्वर और दूसरा है संधि स्वर। पहला सजाती, दूसरा संधि। तो सजातीय स्वर क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर जो समान स्वरों से मिलकर बने। जैसे बड़ा आ कैसे मिलकर बना होगा आपका? बड़ा आ मिला होगा आपका छोटा आ प्लस छोटा आ, इससे मिलकर बना आपका बड़ा। तो सजातीय स्वर से मिलकर बना बड़ा, तो इसलिए सजातीय स्वर। बड़ी किससे मिलकर बनी होगी आपकी? छोटी प्लस छोटी बड़ी। छोटा ऊ किससे मिलकर बना होगा? ऊ प्लस ऊ बड़ा। तो ये इस प्रकार सारे क्या हो जाते हैं आपके सजातीय स्वर। सजातीय स्वर यानी जो समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। और इसी में दूसरा आता है संधि स्वर। तो संधि स्वरों की संख्या होती है 4। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? संधि स्वरों की संख्या होती है 4। ये ऐ, ओ और औ, इनको मिलाने के लिए जैसे कि आ के साथ अगर ई मिलाएं तो बन जाएगा ए, आ के साथ अगर ए मिला देंगे तो बन जाएगा ऐ, आ के साथ अगर ऊ मिलाएंगे तो बनेगा औ, और आ के साथ अगर औ मिलाएंगे तो हो जाएगा औ। तो ये होते हैं आपके संधि स्वर। जब आगे संधि में पढ़ेंगे तो इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? इनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है या फिर इनको बोलने में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है। आगे है प्लुत स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? इनको बोलने में लघु स्वर, इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे कि जब हम कहीं किसी को दूर से बुलाते हैं, जैसे कि राम, तो राम और बीच में क्या आ जाता है? ये जिस आए गुरु वाला और धा, यानी रा धा। किसी को बुलाएंगे राधा, दूर वाले, कोई दूर खड़ा है, अगर हम उसको बुला रहे हैं तो यहाँ उसका स्वर, उसका यूज होता है क्या का? प्लुत स्वर का। तो प्लुत स्वर कहाँ पर आता है? जहां कोई दूर खड़ा हुआ इंसान, उसको हम बुलाएंगे तब उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि ओम, ओम, जैसे कि राम। तो इस प्रकार इस प्लस स्वर का यूज किया जाता है। प्लस स्वर क्या होता है? इनके उच्चारण में लघु स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। तो इनके उच्चारण में जब हम किसी दूर खड़े हुए इंसान को बुलाएंगे, जैसे कि राधा, जैसे कि राम, जैसे कि ओम, तो इन सब में किसका यूज होता है? इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लुत स्वर का। जैसे कि राधा, ओम, राम। आगे देखते हैं प्लुत के आगे जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो जीभ के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार, एक होता, सॉरी 3 प्रकार है, 1 2 3। अग्रस्वर। तो अग्रस्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो अगला भाग है वो काम करता है। जैसे कि बोलो, जीभ की टंग है, आगे वाला हिस्सा, ये वाला कौन सा है? ई, ए, ऐ। तो ये दांतों को छुएगा, इसके अलावा उस जीभ का कोई विभाग काम नहीं करेगा। तो वो होते हैं आपके कौन से? अग्रस्वर। तो अग्रस्वर को बोलने में जीभ का आगे का हिस्सा काम करता है, ई, ए, ऐ। दूसरा मध्य स्वर। तो मध्य स्वर क्या होते हैं? तो मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर आता है, वो है आ, जिसको बोलते हैं छोटा आ। तो इसको बोलने में आपका जीभ का जो मध्य वाला भाग होता है वो काम करता है, वो हिलता है, आ, पूरा मुंह खुल जाएगा आ। इसके आगे आता है आपका पश्च भाग। तो पश्च भाग में क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का काम, जो पीछे का हिस्सा है आपका, जिसको बोलते हैं टेडुआ या फिर उसको हलक बोलते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता हो उसको बोलते हैं पश्च भाग। जैसे कि आ,
उ, ऊ, ए, ऐ, ओ। तो ये सारे वर्ड कौन से हैं आपके पश्च वाले। इन पश्च भाग वाले में आ, उ, ओ, औ, इसमें एक और आता है औ, बोलते हैं औ। ठीक है, एक इसमें आता है आपका जीभ के पश्च भाग वाले में। तो जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार हुए। जीभ के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि मध्य स्वर कौन सा होता है, तो मध्य स्वर केवल एक होता है आ। अग्र स्वर कितने होते हैं? वो होते हैं 4, ई, ए, ऐ। इसमें आपकी जीभ का आगे का भाग काम करता है केवल। पश्च भाग में कितने होते हैं? 3, 6 होते हैं। इसमें आपकी जीभ का जो पश्च भाग होता है, जो हलक के यहाँ का वगैरह का, ये काम करता है। ये सारे वर्ड हलक से निकलते हैं आपके, आ, उ, ओ, औ और औ। इसके आधार पर आते हैं आगे होठों के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो होठों के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से? व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी जैसा नाम है वैसा काम है। व्रत यानी गोल। होठों के आधार पर अगर हम बोलेंगे तो उसमें होंठ हमारे क्या बन जाएंगे? व्रतमुखी बन जाएंगे या गोल बन जाएंगे। तो किन स्वरों को बोलने में आपके होंठ गोल बनते हैं? बोलिए जरा। उ, ओ और औ। तो ये 4 स्वर हैं, उ, ओ, औ, और एक और आता है ओ। तो ये भी क्या है आपका? व्रतमुखी। तो व्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल हो जाए, गोल यानी व्रत बन जाए, तो उनको बोलते हैं व्रतमुखी। अगला है आपका अव्रतमुखी। अव्रतमुखी आ माने नहीं, व्रतमुखी व्रत, जो बोलने में व्रत ना बनाए, बोलते हैं अव्रतमुखी। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार ना हो, तो उनको बोलते हैं अव्रतमुखी। जैसे आ, ई, ए, ऐ। तो इनको बोलने में आपके होंठ गोल आकृति नहीं बनाते हैं, तो ये होते हैं आपके अव्रतमुखी। अगला है हवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है अनुनासिक, एक होता है निम्नुनासिक। तो अनुनासिक क्या होता है? अनु का मतलब हाँ, नासिक का मतलब नाक। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकले, वो होते हैं आपके कौन से? अनुनासिक। तो जितने भी आपके चंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं, अंकी बिंदी वाले वर्ण होते हैं, ये सारे वर्ण आपके कौन से होते हैं? अनुनासिक। इनको बोलने में हवा नाक से और मुंह दोनों से निकलती है। अगला होता है निर्नुनासिक। तो निर्नुनासिक का मतलब निर्मान नहीं, नासिक मतलब नाक। तो जो स्वर उच्चरित होते हुए केवल मुंह से हवा देते हैं, नाक से हवा नहीं निकलती है। या कह सकते हैं निर्नुनासिक वो स्वर होते हैं जिनको उच्चारित करने में केवल मुंह से हवा निकलती है, नाक से हवा नहीं निकलती है, तो वो आपके क्या होते हैं? निर्नुनासिक। जैसे कि आ, ई, उ। तो जिनमें भी चांद बिंदु या अंकी बिंदी नहीं होगी, वो सारे आपके निर्नुनासिक वर्ण होंगे। तो इस प्रकार आपके आज के स्वर और वर्णमाला। तो वर्णमाला में एक टॉपिक हो गया आपका स्वर। तो स्वर सारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हो तो कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।